हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा 7.4 प्राइस गाइड द इनविजिबल हैंड। इस टॉपिक की हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा प्राइस है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो किस तरीके से हमारे इनविजिबल हैंड को गाइड करता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर हम अपनी लास्ट 2 वीडियोस को थोड़ा सा रिवाइज करें तो वहाँ पर हमने क्या देखा था। बेसिकली हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने नोटिस करी थी वो थी हमारी 3 डिस्टिंक्ट फंक्शंस ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। तो हमारी जो 3 डिस्टिंक्ट फंक्शन थे इक्विलिब्रियम प्राइस के, अगर हम उन्हें रिवाइज करें एक बार तो हमने देखा था 7.1 में अपने बायर्स और सेलर्स को, हमने 7.1 में इंडिविजुअल बायर्स और सेलर्स को देखा था कि वो मार्केट में किस तरीके से अपने ओन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और किस तरीके से हमारी पूरी ओवरऑल मार्केट अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपने गुड्स को एलोकेट करती है। किस तरीके से एलोकेट करती है तो हमने बेसिकली देखा था कि वहाँ पर हमारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो हमारी वहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन थी वो बेसिकली क्या थी। हम वहाँ पर क्या देख रहे थे, हमारे रिसोर्सेज कहाँ पर सबसे अच्छे से एलोकेट हो रहे थे, जहाँ पर हमारा सोशल सरप्लस मैक्सिमम हो रहा था। यहाँ पर जब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी तो हमारा जो सोशल सरप्लस था वो मैक्सिमम हो रहा था। देन अगर हम बात करें अपना 7.2 की, तो 7.2 में हमने फर्म की बात करी थी कि हमारी फर्म में किस तरीके से हमारे रिसोर्सेज या फिर हमारे गुड्स अच्छे से एलोकेट होते हैं। तो वो कौन सी सिचुएशन थी, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्म्स की, तो यहाँ पर हमारी फर्म्स के रिसोर्सेज कब अच्छे से एलोकेट हो रहे थे, वहाँ पर क्या हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी कि हम कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करें, और हम कब कर रहे थे प्रोड्यूस, जब हमारा जो प्राइस था वो एग्जैक्टली इक्वल था हमारी मार्जिनल कॉस्ट के, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल था जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट के। ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी जहाँ पर हम प्रोड्यूस कर रहे थे और वहीं पर हमारा सबसे अच्छे से रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे थे। अगर हम बात करें अपनी 7.3 की, जहाँ पर हमने सभी इंडस्ट्रीज़ की बात करी थी, 7.3 में अब हमने सारी इंडस्ट्रीज़ की बात करी थी, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ में जो हमारे रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे थे वो हमारी कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो रहे थे, वहाँ पर हमारी क्या कंडीशन थी, तो वो ये था कि जब हमारा प्राइस जो है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा हमारे ATC के, जब हमारा जो ये ATC है वो मिनिमम होगा, जब हमारा प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा, और वहाँ पर हमारा ATC भी प्राइस के इक्वल होगा जब हमारा ATC मिनिमम होगा, या फिर हम बोल सकते हैं एट ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये हमने देखा था। यहाँ पर हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी और हमारे रिसोर्सेज थे जो वो अच्छे से एलोकेट हो रहे थे। एक इंडस्ट्री में हमारे रिसोर्सेज अच्छे से एलोकेट तब होते हैं जब हमारा प्राइस एग्जैक्टली ATC के इक्वल हो जाता है, हमारा ATC जो है वो मिनिमम हो जाता है और हमारा ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट हो जाता है, जहाँ पे ये चीज़ ये शो करती है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर कि यहाँ पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जब हमारी ये कंडीशन आ जाती है इंडस्ट्री के अंदर, तो वो ये चीज़ शो करती है कि हमारा एग्जैक्टली राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो रही है हर इंडस्ट्री के अंदर। अगर हमारी हर इंडस्ट्री इतने पर प्रोड्यूस करती है, जब हमारी ये कंडीशन आ जाती है यहाँ तक प्रोड्यूस करती है, तो हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हमारी हो रही है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस के जो 3 डिस्टिंक्ट फंक्शन है वो क्या है कि हमारे बायर्स और सेलर्स किस तरीके से एलोकेट कर रहे थे, जब हमारी यहाँ पर सोशल सरप्लस वाली कंडीशन थी, और सोशल सरप्लस वाली कंडीशन कब थी, जब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, वहीं पर हमारा मैक्सिमम सोशल सरप्लस हो रहा था। फिर अगर हम बात करें एक फर्म की, तो हमारी फर्म जब यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही थी तब हमारे रिसोर्सेज अच्छे से एलोकेट हो रहे थे। एंड अगर बात करें इंडस्ट्रीज़ की, तो जब हमारी सारी इंडस्ट्रीज़ कंडीशन पर प्रोड्यूस करती हैं तो हमारे रिसोर्सेज अच्छे से एलोकेट होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें प्राइस की, हम देख सकते हैं यहाँ पर
पर भी हमारा प्राइस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पर भी हमारा प्राइस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ पर भी हमारा जब इक्विलिब्रियम प्राइस आता है, जब हमारी डिमांड और सप्लाई मैच करती है, जहाँ पर हमारा सोशल सरप्लस मैक्सिमम था, तो यहाँ पर भी हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि हमारा जो प्राइस है वो किस तरीके से गाइड करता है हमारी इनविजिबल हैंड को। तो हमने जो अभी तक पढ़ा था वो ये था कि ये सब लोग अपने ओन इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे थे, ये सब अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे थे, और ये जाने अनजाने में पूरी सोसाइटी का ही वेलफेयर कर रहे थे। कब कर रहे थे? जब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। ओन इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे थे और ऑब्टेन कर रहे थे हमारा डिज़ायर रिजल्ट। जब हमारे सारे बायर्स और सेलर्स, पूरी फर्म्स, मार्केट, इंडस्ट्री अपने बारे में सोचती है, तो वो पूरी मार्केट का डिज़ायरेबल रिज़ल्ट, जहाँ पर हमारे रिसोर्सेज अच्छे से एलोकेट हो पाए, जहाँ पर हमारे रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, वो रिज़ल्ट हम ऑब्टेन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। अब अगर हम बात करें कि ये जो ओन यहाँ पर जो ये इनका यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा, तो यहाँ पर जो सब हमारे ओन इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, जो सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं, वो बेसिकली क्या देखते हैं, इसको कौन इन्फ्लुएंस करता है, तो वो हमारी प्राइस इंसेंटिव इन्फ्लुएंस करते हैं। जहाँ पर उनको प्राइस, जिस तरीके से अगर हम सेलर्स की बात करें, तो जहाँ पर उन्हें ज़्यादा प्राइस मिलता है तो वो उनका प्राइस इंसेंटिव हो गया। बायर्स के लिए जहाँ पर उन्हें प्राइस कम मिलता है तो वो वहाँ पर जाते हैं, उधर अपना फ़ायदा देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उनका ओन इंटरेस्ट है वो हमारे प्राइस इंसेंटिव पर बेस्ड है। और जो हमारा प्राइस इंसेंटिव है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्राइस है वो क्या करता है, वो हमारा इस तरीके से मार्केट में सेट होता है कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू बायर उसे परचेज़ कर पाएँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं हाईएस्ट वैल्यू बायर जो है हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस पर परचेज़ करते हैं, और हमारे जो लोवेस्ट कॉस्ट सेलर होते हैं वो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस पर सेल करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जो प्राइस है वो इस तरीके से क्यों होता है कि हमारे हाईएस्ट वैल्यू बायर और लोएस्ट कॉस्ट सेलर ही उसको ख़रीद और बेच पाए। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमारा प्राइस यहाँ पर, अगर हम प्राइस को बिना सोचे समझे लाइक कुछ भी रख देंगे, तो उस केस में क्या होगा। अब अगर हम बात करें मार्केट की, तो हमारी मार्केट में अब हर कोई तो ख़रीद या बेच नहीं सकता, तो हमारा प्राइस इस तरीके से सेट हो जाता है कि हमारे प्राइस पर जो लोग ज़्यादा वैल्यू करते हैं ख़रीदने के लिए वो ख़रीद लेते हैं, और जो सेलर कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पाते हैं वो बेच देते हैं। सब कोई ख़रीद और बेच नहीं सकता मार्केट में, तो हमें अपना प्राइस इस तरीके से इक्विलिब्रियम प्राइस पर सेट हो जाता है ऑलरेडी, अपनी सप्लाई और डिमांड जहाँ पर मैच करती है, जहाँ पर हमारा जो हाईएस्ट वैल्यू बायर है वो परचेज़ कर पाए और जो लोवेस्ट कॉस्ट सेलर है वो सेल कर पाए। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्राइस है वो हमारा यहाँ पर सोल ऑर्गेनाइज़र होता है। सोल ऑर्गेनाइज़र का क्या मतलब हुआ यहाँ पर बेसिकली, क्योंकि हम देख सकते हैं हमारी मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है, और ऐसा नहीं है कि मार्केट हमारी सिर्फ हम बात कर रहे हैं नेशनली, हम देख सकते हैं उसको ग्लोबली भी कि हमारी मार्केट बहुत सारी होती है। तो हमारी जो प्राइस है वो सोल ऑर्गेनाइज़र होता है, इस तरीके से वो हमारी सारी मार्केट को आपस में लिंक कर देता है ताकि सारी मार्केट हमारी बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में चल पाए, जहाँ पर हमारे हाईएस्ट वैल्यू बायर उसे ख़रीद पाएँ चीज़ों को और लोएस्ट कॉस्ट सेलर हमारे बेच पाएँ। तो हम यहाँ पर ओवरऑल देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइस है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। इसीलिए हमारी जो हेडिंग है वो यही बोल रही है कि जो मेरा प्राइस है वो हमारे इनविजिबल हैंड को गाइड करता है। अब किस तरीके से गाइड करता है तो उसे हम आगे देखेंगे कि अगर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है तो हमारी क्या सिचुएशन होती है। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस को चार्ज नहीं करते मार्केट में और कोई और प्राइस चार्ज करते हैं जो इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है, तो उस केस में हमारी मार्केट की क्या कंडीशन होती है और हमें किस तरीके से हमें वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे देखते हैं।
अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक बार रिवाइज करें पहले कि हमारा इनविजिबल हैंड क्या होता था, तो इनविजिबल हैंड हमारी वो सिचुएशन है जब हमारी मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है और उस मार्केट में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, चाहे वो हमारे बायर्स हो या सेलर्स हो, वो अगर अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ, तो वो जाने अनजाने में भी पूरी सोसाइटी का वेलफेयर करते हैं। सोसाइटी का वेलफेयर मतलब कि हमारे रिसोर्सेज वहाँ पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते, बिल्कुल बेस्ट एफिशिएंट वे में हमारे रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं वहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इनविजिबल हैंड की, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारा जो प्राइस है वो इनविजिबल हैंड को गाइड करता है और हमें रीज़न भी दिया हुआ है कि प्राइस हमारा एज एन इंसेंटिव वर्क करता है, जिसकी वजह से हमारी जो इनविजिबल हैंड वाली सिचुएशन है वो अकर होती है। अब हम यहाँ पर इसकी वर्किंग को समझेंगे कि किस तरीके से हमारा जो प्राइस है वो इनविजिबल हैंड को यहाँ पर गाइड करता है। तो यहाँ पर हमें सेम चीज़ समझाने के लिए एक एग्जांपल गिवन है। हमें गिवन है कि हमारे एक ऑथर जो लेट 90s में फ्लोरिडा में रह रहे थे, तो उन्होंने एक्सपीरियंस करा कि उस टाइम पर वहाँ पर हरिकेन की वार्निंग्स चल रही थी। अब जब हरिकेन की वार्निंग्स चल रही थी तो उस टाइम पर हमारी कुछ चीज़ों की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अब वो कौन कौन सी चीज़ें थी? हमारी प्लाईवुड टू बोर्ड विंडोज़, या फिर अगर हम बात करें हमारी वाटर एंड आइस बॉटल की और हमारे जनरेटर्स की, कि अगर इन केस उस टाइम पर हमारी काफ़ी दिनों तक के लिए लाइट चली जाती है तो हम जनरेटर यूज़ कर लेंगे और ऑब्वियसली पानी तो चाहिए ही। प्लस हमने प्लाईवुड की भी डिमांड करी जिससे हम अपनी विंडोज़ को प्रॉपरली क्लोज़ कर सकें। अब इन तीनों चीज़ों की वहाँ पर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ही डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ती है अदर फैक्टर्स की वजह से, तो हमें पता है कि वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। जब वो राइटवर्ड शिफ्ट हुई तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया। अब एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने इसमें से वन ऑफ द गुड उठा लिया जो था हमारी बोटल्ड वाटर। तो हमने देखा कि उस टाइम पर हमारी बोटल्ड वाटर की भी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोटल्ड वाटर की अगर हम बात करें तो ये हमारा इनिशियल प्राइस था। जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ हुई तो हमारी जो डिमांड है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हुई तो उसकी वजह से हमारा जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो गया। अब हमारा ये पहले पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट था और ये हमारा पुराना इक्विलिब्रियम प्राइस था। अब हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है तो ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया और यहाँ पर ये हमने ले लिया न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको मैं 1 ले लेती हूँ। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस 1 हो गया। हमारा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे इसके राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से हमारा जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पर हम बेसिकली देख सकते हैं कि यहाँ पे अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी जो डिमांड है वो शिफ्ट हो गई। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि हमारी यहाँ पर अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई। अब अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज़ हुई है तो वो हमारी राइटवर्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गई। जब वो हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हुई तो हमने क्या देखा कि हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया। अब जब हमारा प्राइस इंक्रीज़ होता है तो हमें इस केस में पता है कि प्राइस के साथ हमारी सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है। तो प्राइस इंक्रीज़ होता है तो हमारी जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। बट इस केस में अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई हमारी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, खुद के प्राइस की वजह से हो रही है। तो इस केस में यहाँ पर हमारी शिफ्ट नहीं होती है, हमारी मूवमेंट होती है अपवर्ड। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी अपने चैप्टर 4 में पढ़ी हुई है। यहाँ पर हमारी अपवर्ड मूवमेंट हो गई। हम यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते हैं, जब हमारा यहाँ पर डिमांड शिफ्ट हुआ और प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो हमारी सप्लाई पहले इस पॉइंट पर थी, यहाँ पर थी। अब जब हमारी प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो हमारी जो सप्लाई है वो भी अपवर्ड मूवमेंट हुई है उसमें। तो यहाँ पर हमारी जो सप्लाई है वो भी अब इंक्रीज़ हो गई। अब प्राइस के इंक्रीज़ होने से हमारे सेलर्स को तो फ़ायदा हुआ, बट गवर्नमेंट ने उस सिचुएशन में यहाँ पर प्राइस सीलिंग लगा दी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बीच में प्राइस सीलिंग लगा दी, उन्होंने बोला कि यहाँ पर इस सिचुएशन में अब जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ हुई है तो उस केस में तुम प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करोगे, प्राइस तो तुम्हें पुराना वाला ही चार्ज करना पड़ेगा।
तुम्हारा जो प्राइस है वो जो इंक्रीज़ हुआ है वो हमें चार्ज नहीं करने दे रहे, हमें बोल रहे हैं कि तुम ओल्ड प्राइस ही चार्ज करो इवन दो डिमांड इंक्रीज़ हुई है तो भी। तो यहाँ पर बेसिकली हमारी इस सिचुएशन में क्या हुआ कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी बीच में आकर। हमारा अच्छा खासा प्राइस इंक्रीज़ हुआ था और सेलर्स को फ़ायदा होने वाला था, बट गवर्नमेंट ने बीच में आके रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उन्होंने यहाँ पर अपना प्राइस कंट्रोल लगा दिया। अब यहाँ पर हमारा जो प्राइस कंट्रोल है वो दो तरीके का होता है। इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो प्राइस कंट्रोल किस चीज़ का है, हमारी प्राइस सीलिंग लगा दी। इसकी अगर हम बात करें तो मैं इसे आगे एक और बार समझाऊंगी और डिटेल। तो यहाँ पर जब उन्होंने प्राइस सीलिंग लगाई तो बेसिकली क्या हुआ, वो बोल रहे हैं कि अब तुम नया प्राइस चार्ज मत करो, पुराना ही चार्ज करना पड़ेगा इवन दो डिमांड जो है हमारी इंक्रीज़ हुई है तो भी। तो इस केस में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने जो उनके प्राइस इंसेंटिव थे, किनके, हमारे सेलर्स के, जो हमारे सेलर्स के प्राइस इंसेंटिव थे उनको एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से उन्हें रोक दिया। यहाँ पर हमारे जो प्राइस इंसेंटिव थे सेलर्स के वो रुक गए। अगर हम यहाँ पर बात करें प्राइस सीलिंग की, जो हमारी प्राइस कंट्रोल लगाया है प्राइस सीलिंग, इसको एक बार हम आगे समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अपने प्राइस कंट्रोल की, जब भी गवर्नमेंट कोई प्राइस कंट्रोल लाती है तो वो हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा प्राइस फ्लोर, यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक होता है हमारा प्राइस फ्लोर और एक होता है हमारा प्राइस सीलिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर हम बात कर रहे हैं प्राइस फ्लोर की, तो प्राइस फ्लोर का क्या मीनिंग है, उसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम प्राइस जो है वो फिक्स कर देती है, मिनिमम प्राइस लगा दी है गवर्नमेंट। उसमें मिनिमम प्राइस का क्या मतलब है कि कुछ भी प्राइस चल रहा हो मार्केट में उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो बोल देती हैं कोई भी एक मिनिमम प्राइस कि तुम ये मिनिमम प्राइस चार्ज करोगे। मतलब कि मिनिमम प्राइस में बेसिकली बोलती है कि मिनिमम तो तुम्हें इतना ही चार्ज करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कितना भी चार्ज कर सकते हो बट इससे कम तुम चार्ज नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर बात करें प्राइस सीलिंग की तो वो इसका अपोजिट है, उसमें गवर्नमेंट लगा देती है मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि मैक्सिमम जो है ना वो तुम बायर से इतना ही चार्ज कर सकते हो, इससे कम तुम्हें चार्ज करना है तो कर लो बट इससे ज़्यादा तुम यहाँ पर चार्ज नहीं कर सकते। अब जब ये रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो उस केस में हो सकता है कि हमारा जो प्राइस है वो नॉट बाइंडिंग हो। नॉट बाइंडिंग का क्या मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन लगाने से मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अगर हम बात करें बाइंडिंग की, तो बाइंडिंग में हमारी मार्केट में फ़र्क पड़ता है। इन दोनों सिचुएशंस की अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। अब अगर हम इन दोनों की यहाँ पर बात करें तो प्राइस फ्लोर अभी इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है तो इसे अभी छोड़ देते हैं, ऑल्दो ये दोनों चीज़ें हमने अपने स्कूल लेवल में पढ़ी हुई है। तो प्राइस फ्लोर को अभी थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, हम इस चैप्टर में बात करेंगे सिर्फ अपनी प्राइस सीलिंग की। तो अगर हम बात करें प्राइस सीलिंग की तो उसमें मैक्सिमम प्राइस रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि मैक्सिमम तुम्हें इतना ही चार्ज करना है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते बट इससे कम अगर करना है तो कर लो। तो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं नॉट बाइंडिंग की, मतलब कि उस केस में हमारी प्राइस कंट्रोल के आने से, प्राइस सीलिंग के आने से मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर हम इन दोनों सिचुएशन को समझते हैं। लेट सपोज़ कि ये हमने इनिशियल सिचुएशन बता दी, यहाँ पर हमारा नॉर्मल इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी है, देन दोनों में हम ये इनिशियल सिचुएशन बना देते हैं एक बार। तो ये यहाँ पर हमारे दोनों के इक्विलिब्रियम प्राइस हो गए। अब हम इन दोनों केसेस को देखेंगे बाइंडिंग और नॉट बाइंडिंग कि किस में फ़र्क पड़ता है और किस में नहीं पड़ता है। तो अगर बात कर रहे हैं नॉट बाइंडिंग की, तो नॉट बाइंडिंग में क्या सीन है कि प्राइस सीलिंग के आने से मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क नहीं पड़ा मतलब कि मार्केट का प्राइस ये है, ओके। अगर इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारी जो प्राइस सीलिंग है कि मैक्सिमम तुम इतना चार्ज करोगे वो हमारी लग गई है यहाँ पर हमारा प्राइस सीलिंग लग गया। एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा प्राइस सीलिंग मैंने पीसी ले लिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरी मार्केट का जो प्राइस है
वो ऑलरेडी यहाँ पे है, जहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब इससे ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इससे ये जो तुम्हारा प्राइस है इससे तुम ऊपर जो है चार्ज नहीं कर सकते, मैक्सिमम तुम इतना चार्ज कर सकते हो। बट हमारी मार्केट में तो फ़र्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइस है वो उससे कम है। तो प्राइस जब सीलिंग लगती है नॉट बाइंडिंग, दैट मीन्स कि मार्केट के आउटकम पर और मार्केट के प्राइस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मार्केट का प्राइस ऑलरेडी मैक्सिमम प्राइस से तो कम ही है। तो मैक्सिमम प्राइस से ऊपर चार्ज नहीं करना था, कम तो तुम कर सकते हो, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। अगर हम बात करें बाइंडिंग की तो उसमें फ़र्क पड़ता है। अब उसमें इसकी उल्टी सिचुएशन है कि इस केस में ये हमारी मार्केट का प्राइस है। अब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि तुम मार्केट के प्राइस से यहाँ पर बोल रही है कि तुम इतना ही चार्ज कर सकते हो मैक्सिमम, इससे ऊपर तुम चार्ज नहीं कर सकते। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर मार्केट का प्राइस तो ये है, अब गवर्नमेंट बीच में आई और उन्होंने बोला कि तुम यही प्राइस चार्ज करो, तो उस केस में क्या होगा, ऑलरेडी जब प्राइस ये चल रहा है और गवर्नमेंट ने बीच में आके रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो अब हमारा इतना प्राइस तो हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइस सीलिंग से तो मैक्सिमम है, तो ज़्यादा है, मैक्सिमम हमें इतना ही चार्ज करना है, तो हमें प्राइस ना चाह के भी कम करना पड़ेगा। इस केस में बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारी डिमांड होती है, ये हमारी यहाँ पर सप्लाई होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारा ये जो प्राइस जा रहा है, यहाँ पर ये हमारी डिमांड से का इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो मतलब क्या है इसका कि इस केस में क्वांटिटी डिमांडेड तो इतनी है, इतने लोग डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर, तो इतनी क्वांटिटी की जो हमारे सेलर्स हैं वो सप्लाई कर रहे हैं। इसके बीच का जो ये पूरा एरिया आ जाता है यहाँ पर, ये हमारा पूरा एरिया हो जाता है शॉर्टेज का। और ये काफ़ी सिंपल भी है समझना। ऑब्वियसली अगर हमारा प्राइस कम हो जाता है मार्केट का, तो हमारे जो सेलर्स हैं वो क्यों बेचना चाहेंगे, तो वो अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं। सिमिलरली प्राइस कम हो रहा है मार्केट का, इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो हमारे जो बायर्स हैं वो और डिमांड करने लगते हैं, तो उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस केस में हम देख सकते हैं सिंपली कि क्या प्रॉब्लम होती है अगर ऐसा कुछ होता है, तो हमारी शॉर्टेज हो जाती है गुड्स की, क्योंकि हमारे सेलर्स उस केस में बेचना नहीं चाहते कम प्राइस पर जो लोग हैं वो अपनी डिमांड को करते रहते हैं। तो अगर हम बात करें बुक के डायग्राम की, तो वो बेसिकली क्या है, ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है, उसके बाद हमारी जो डिमांड है वो हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो गई और हमारी सप्लाई में सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट हुई अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पर ये हमारा इनिशियल प्राइस था, ये हमारा आफ्टर प्राइस था, प्राइस हमारा इंक्रीज़ हो गया था। तो जब प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो मतलब ये हमारा अब इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये हमारा पुराना इक्विलिब्रियम प्राइस था। तो मैं इसको यहाँ पर नॉर्मली ले लेती हूँ यहाँ पर प्राइस। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से कि ये प्राइस चार्ज नहीं करना है तुम्हें, इस केस में तुम्हें पुराना प्राइस ही चार्ज करना है ऑल दो डिमांड इंक्रीज़ हुई है तो इस केस में बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग लगा दी। अब प्राइस सीलिंग लगाने की वजह से यहाँ पर ये हमारी पुरानी डिमांड है, तो इसे मैं यहाँ पर लिख नहीं रही, तो यहाँ पर ये हमारी न्यू डिमांड है। अब तो मैंने इसे यहाँ पर डिमांड ले लिया, ये मेरी सप्लाई हो गई। इस लाइन को हम बेसिकली यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। एक सेकेंड मैं इसे मिटा ही देती हूँ या फिर रहने देते हैं, छोड़ो। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इतने लोग तो हमारी डिमांड कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इतने लोग हमारी सप्लाई कर रहे हैं। अब जो ये बीच का एरिया आ गया अगेन, ये हमारी यहाँ पर पूरी शॉर्टेज हो गई, जिसमें हमारे जो सेलर्स हैं वो तो बेचना नहीं चाहते बट जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं। ये सेम डायग्राम हमारी बुक में आगे गिवन है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये हमारी यहाँ पर पूरी शॉर्टेज गिवन है। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, तो जब हमारा प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो जो गवर्नमेंट है वो बीच में आई और उन्होंने फोर्सफुली जो प्राइस है उसको कम ही रखा, इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि प्राइस कम ही रहा। अब ये सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर जब हमारा प्राइस था तो हमारी जो सप्लाई थी वो ये थी, हम देख सकते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर जो हमारी सप्लाई थी वो ये थी। जब हमारा प्राइस इंक्रीज़ नहीं हो रहा है और लोगों ने अपनी डिमांड को इंक्रीज़ कर दिया है, तो उस केस में जो हमारे सेलर हैं वो सेम प्राइस पर अपनी सप्लाई को क्यों ही
इंक्रीज़ करेंगे। जब इस प्राइस पे वो इतनी सप्लाई कर रहे थे तो इस प्राइस पर अपनी सप्लाई को क्यों ही इंक्रीज़ करेंगे जब उन्हें कोई इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा है। तो इस केस में यहाँ पर हमें गिवन भी है कि हमारे जो ट्रकर हैं वो पहले ही ओल्ड प्राइस पर कम ही सप्लाई कर रहे थे, यहीं पर सप्लाई कर रहे थे। अब अगर प्राइस इंक्रीज़ नहीं हो रहा है और तुम बोल रहे हो कि इतनी सप्लाई कर दो जहाँ पर हमारी सप्लाई डिमांड के एग्जैक्टली इक्वल है, तो उस केस में यहाँ पर वो क्यों ही सप्लाई करेंगे, उन्हें कोई भी प्राइस का यहाँ पर इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। यहाँ पे गिवन भी है कि प्राइस कंट्रोल ने पूरा ही हमारा प्राइस इंसेंटिव एलिमिनेट कर दिया है मार्केट से। अब ये हमारी एक साइड की स्टोरी हो गई। प्राइस कंट्रोल के आने से हमने सेलर्स के बारे में देख लिया कि उनको क्या क्या देखना पड़ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम की तो वो आती है हमारी बायर्स की साइड से। अब हम देख सकते हैं कि अगर सेम प्राइस चार्ज करोगे तो सप्लाई तो ज़्यादा नहीं करने वाले, तो उस केस में यहाँ पर अगर जो हमारी डिमांड इंक्रीज़ हुई है वो अब यहाँ पर सबको तो नहीं मिलने वाली, कुछ ही बायर्स को मिलेगी। किन बायर्स को मिलेगी? तो पहले तो फ्री मार्केट की अगर बात करें जहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी एग्जैक्टली इक्वल होते थे, तो उस केस में हमारी बॉटल, अगर हम बात करें बॉटल्स ऑफ वाटर की, तो उस केस में किसको मिलती थी? जो उसके लिए प्राइस पे करने के लिए तैयार था, जो पे करता था उसे मिल जाती थी, हमारे हाईएस्ट वैल्यू बायर्स को। लेकिन इस केस में क्या होता है, अगर हमारी सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, हमारे जो लोग हैं उन्हें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा ख़रीदने के लिए। अब इस केस में एक तो क्या चीज़ हो रही है कि हमारे ये काफ़ी इनएफिशिएंट वे है। अब हो सकता है कि लाइन में आगे वो बंदा लगा हो जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू नहीं करता हो, बट यहाँ पर उसे वो मिल जाएगी, तो ये काफ़ी इनएफिशिएंट वे है। पहली बात कि इसमें हमारा जो टाइम है वो लोगों का वेस्ट हो रहा है, और जो हमारे गुड्स हैं वो उन लोगों के पास भी इस केस में जा सकते हैं जो हो सकता है उनकी हाईएस्ट वैल्यू ना करते हों। तो यहाँ पर हमने अपने सेलर को देख लिया, अपने बायर्स को देख लिया। अब अगर हम बात करें हमारे सोशल सरप्लस की, तो उस पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर हम इसे आगे समझते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे डेड वेट लॉस की। तो हमारा डेड वेट लॉस क्या होता है? जब हमारा सोशल सरप्लस कम हो जाता है तो उसको हम नाम दे देते हैं हमारा डेड वेट लॉस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली कि ये मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। इस केस में मैंने मार्केट का सारा ही कंप्लीटली प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ कर लिया था। कोई भी प्रॉफिट जहाँ पर हो रहा है सारी चीज़ें कवर कर ली और एक भी लॉस यहाँ पर नहीं लिया। हमने यही देखा था कि इक्विलिब्रियम पर हमारा सोशल सरप्लस क्यों मैक्सिमाइज होता है, क्योंकि उसमें हम अपने सारे प्रॉफिट को कवर कर लेते हैं और किसी भी लॉस को यहाँ पर नहीं लेते हैं। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर जहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा है इस केस में तो हमारा पूरा सोशल सरप्लस मैक्सिमम है। लेकिन जब रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इस प्राइस पर तुम्हें चार्ज नहीं करना, इससे कम में चार्ज करना है, तो उस केस में क्या हुआ, जब इसमें कम में चार्ज करना था तो हमारी जो सप्लाई है वो भी कम हो गई। यहाँ पर सप्लाई कम हुई तो हमारा जो अब ये पॉइंट है, ये जो पूरा है, ये हमारा बायर्स का सरप्लस हो गया और ये हमारे सेलर्स का सरप्लस हो गया। बचा जो ये एरिया डी, ये हो गया हमारा डेड वेट लॉस। ये अब किसी को भी मार्केट में नहीं मिल रहा है। तो हम सिंपली इससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो यहाँ पर हम पहली बात देख रहे हैं कि हमारा कुछ पोर्शन जो है वो तो किसी को भी नहीं मिल रहा। जो हमारा डी है ये तो अब किसी को भी नहीं मिल रहा। दूसरा अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस था वो इस केस में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। दूसरा अगर हम नोटिस करें तो हम सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा कंज्यूमर सरप्लस है और जो यहाँ पे मेरा कंज्यूमर सरप्लस है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम इसकी यहाँ पर बात करें तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो मेरे बायर्स का सरप्लस है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा कंज्यूमर सरप्लस है, पहली बात तो कि वो इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि मेरे जो ये कंज्यूमर हैं या फिर जो बायर्स हैं वो बेटर ऑफ हो गए हैं। बट हमने पढ़ा था परीटो एफिशिएंसी में कि अगर कोई बेटर ऑफ होता है तो उसके बदले में किसी को हमें वर्स ऑफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे वर्स ऑफ क्या हो रहे हैं, अगेन हमारे बायर्स ही हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम इसे समझें सिंपली, एक सेकेंड।
ओके तो इसका क्या मतलब हुआ बेसिकली कि हमारे जो बायर्स हैं उनका सरप्लस इंक्रीज हो रहा है और वो बेटर ऑफ तो हो पा रहे हैं, बट उसके बदले में हमारे वो बायर्स वर्स ऑफ हो पा रहे हैं जिनको चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ऑब्वियसली हमें यहाँ पर इस केस में हमने बात करी कि हमें लंबी लाइंस में वेट करना पड़ेगा चीज़ों को लेने के लिए। तो वर्स ऑफ कौन से बायर्स हो रहे हैं कि वो बायर्स जिनको वो चीज़ें लंबी लाइन में वेट कर कर भी नहीं मिल रही है, और जिनको मिल रही है वो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑफ हो रहे हैं। क्योंकि बेटर ऑफ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें कम प्राइस में मिल रही है। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन जो ये लगाई है, उनको लो प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं पहले से, तो वो तो यहाँ पर बेटर ऑफ हो रहे हैं। बट जिन्हें मिल ही नहीं रही है लंबी लाइंस में लगकर, तो वो यहाँ पे बायर्स हमारे वर्स ऑफ हो रहे हैं। ये हमने परेटो एफिशिएंसी में भी पढ़ा था कि अगर हम किसी को बेटर ऑफ करते हैं तो उस केस में हमें किसी और को वर्स ऑफ करना ही पड़ेगा। अगर हम इसे यहाँ पर समराइज़ करें तो यहाँ पर जो ये तीनों चीज़ हमने देखी अपने प्राइस कंट्रोल के आने से, जो हमारी प्राइस सीलिंग लगा दी मैक्सिमम प्राइस की तुम इतना ही चार्ज करोगे, अब उसके आने से क्या क्या चेंजेस हुए उसको अगर हम सम अप करें तो उसे हम आगे देखते हैं। तो हमारे बाइंडिंग कंट्रोल प्राइस के आने से क्या तीन चीज़ें हो रही हैं। तो पहला तो ये है कि हमारा जो सोशल सरप्लस है वो कम हो रहा है, जैसा हमने पीछे देखा। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सरप्लस का एक से दूसरे पर, किस पर? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पर। हमने ये पीछे भी देखा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोड्यूसर का सरप्लस है वो कम हो गया और कंज्यूमर का जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तीसरी चीज़ अगर हम नोटिस करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो सरप्लस है उसका रीएलोकेशन हो रहा है। रीएलोकेशन हो रहा है का क्या मतलब है? हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो बायर्स लाइन में लगकर वेट करने के लिए तैयार है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो बायर स्ट्रॉन्ग है उसको तो गुड्स मिल रहा है। एज अ रिज़ल्ट हमारा हम देख सकते हैं कि इनको क्या हो रहा है? कंज्यूमर बेनिफिट हो रहा है। एक तो कम प्राइस में मिल रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि हमारे अदर्स जो हैं वो इससे वर्स ऑफ हो रहे हैं। वर्स ऑफ कौन हो रहे हैं? हमारे दूसरे बायर्स जिनको लाइन में नहीं मिल रहा है, और दूसरा हम बोल सकते हैं कि हमारे प्रोड्यूसर्स भी जिनको ऑब्वियसली उनका जो सरप्लस है वो इधर शिफ्ट हो गया है, तो वो भी हमारे वर्स ऑफ हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे दो लोग जो हैं वो वर्स ऑफ हो रहे हैं, बट यहाँ पर हमारा ये जो कुछ कंज्यूमर्स जिनको मिल रहा है इजली लंबी लंबी लाइनों में भी लगकर, तो वो हमारे कम प्राइस में लेकर बेटर ऑफ हो रहे हैं, लो प्राइस पर भी लेकर बेटर ऑफ हो रहे हैं। तो हमने इससे बेसिकली क्या देखा कि अगर हम अपना प्राइस इंसेंटिव कंट्रोल करते हैं, प्राइस इंसेंटिव भी तो कंट्रोल करा, प्राइस इंक्रीज़ हुआ बट उन्होंने करने नहीं दिया, जिसकी वजह से लोगों ने, या फिर स्पेशली जिसकी वजह से हमारे जो सेलर हैं उन्होंने अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज़ नहीं करा, और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हमने इन 3 पॉइंट में समराइज़ करी हैं वो सब हुई। तो प्राइस इंसेंटिव जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इनविजिबल हैंड में। तो इनविजिबल हैंड को हमारा प्राइस ही गाइड करता है, और लोगों को कौन गाइड करता है? हमारा प्राइस इंसेंटिव। वो अपना फ़ायदा देखते हैं कि हमें किस तरीके से प्राइस से इंसेंटिव मिल रहा है, और उस तरीके से हमारा जो इनविजिबल हैंड है वो बेसिकली वर्क करता है। अब हमने इतनी देर से देखा कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे हमारी फ्री मार्केट की। फ्री मार्केट में हमारा जो इनविजिबल हैंड है वो अच्छे से वर्क करता है, जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कोई भी किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अब फ्री मार्केट में क्यों इतनी अच्छी तरीके से वर्क करता है? अगर हम यहाँ पर बात करें कमांड मार्केट की, कमांड मार्केट या फिर हम बोल सकते हैं कमांड इकोनॉमी, जिसमें जो हमारी चीज़ें हैं वो सारी कमांड के बेसिस पर हो। हम बताएं कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, कितना सर्विसेज देनी है उस मार्केट में, और हमारी फ्री मार्केट में क्या डिफरेंस है, और हमारी फ्री मार्केट में इनविजिबल हैंड किस तरीके से वर्क करता है। तो उन सब चीज़ों को हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कोरिया का एग्जाम्पल गिवन है। जो हमारे जापानीज़ थे उन्होंने 1910 से लेकर 1945 तक कोरिया पर रूल करा था। 1945 में जब हमारी वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई थी, तो उस केस में जो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स थी और जो हमारी सोवियत यूनियन थे, इन दोनों ने कोरिया की साइड से कोरिया को एक कह सकते हैं कि हेल्प के वे में वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा था कि वो कोरिया को हेल्प कर पाए। और उस
उस केस में वो जापानीज़ से जीत गए। तो जो जापानीज़ थे उन्होंने सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट को सरेंडर कर दिया था। तो जो हमारा नॉर्थ पार्ट था, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ कोरिया था वो हमारा सोवियत यूनियन के पास गया था, और जो हमारा साउथ कोरिया था वो हमारे अमेरिकन्स या फिर हम बोल सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के पास गया था। अब इन दोनों पार्ट्स में जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम था वो काफ़ी डिफरेंट वे में इम्प्लीमेंट हुआ। अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो वो तो आज भी जो है उसको सेंट्रल अथॉरिटीज़ ही डिसाइड करती हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर उस टाइम पर भी जो हमारी नॉर्थ कोरिया थी वो कमांड इकनॉमी की तरह चलती थी। वहाँ पर हमारी जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ थी वो डिटरमाइन करती है गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस होगा। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, तो वो हमारी नॉर्मल मार्केट इकनॉमी की तरह चलती है, जहाँ पर हमारे जो प्राइस सिग्नल है और जो हमारी स्ट्रॉन्ग इकनॉमिक इंसेंटिव्स हैं वो मार्केट को चलाते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली बोल सकते हैं कि हमारी फ्री हैंड मार्केट है, हमारी इकनॉमी जो है वो फ्री हैंड है और इनविजिबल हैंड यहाँ पर वर्क करता है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस सिग्नल और हमारे स्ट्रॉन्ग इकनॉमिक इंसेंटिव्स पर हमारी मार्केट इकनॉमी जो है वो बेस्ड है। तो अब अगर हम इन दोनों की जीडीपी को कंपेयर करें, तो जीडीपी क्या होती है, यहाँ पर हमें गिवन भी है कि एक गिवन पर्टिकुलर टाइम पर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, कि दोनों कंट्रीज़ में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, और वो पर्टिकुलर टाइम क्या है कि 1950 से लेकर 2008 तक कितना प्रोड्यूस हुआ। अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो उसकी जो जीडीपी है पर कैपिटा, तो वो हमारी कितनी इंक्रीज़ हुई, वो $850 से इंक्रीज़ हुई, सिर्फ इतनी। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, तो उसकी पर कैपिटा जो जीडीपी है वो $850 से इंक्रीज़ हुई, इतनी ज़्यादा। ये तो सिर्फ एक चीज़ है। अगर हम बाकी चीज़ों को भी कंपेयर करें यहाँ पर, तो हम सिंपली यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में जो हमारी जीडीपी है पर कैपिटा वो किस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, इससे तो ऊपर ही नहीं गई है। और अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, तो हम देख सकते हैं उसकी ग्रोथ यहाँ पर कितनी अच्छी है। यहाँ पर हमें टैबुलर फॉर्म में भी इंफॉर्मेशंस गिवन है, हमारी जीडीपी 2008 की, उसकी रैंक, हमारी कितनी एक्सपोर्ट हुआ, कितना इम्पोर्ट हुआ, हमारी इंडस्ट्रियल सर्विसेज और एग्रीकल्चर में कितनी परसेंटेज जीडीपी थी, वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर गिवन है। ओवरऑल हम इनसे कंपेयर कर सिंपली देख सकते हैं कि हमारी जो साउथ कोरिया है, जहाँ पर हमारा फ्री इकनॉमी है, जहाँ पर हमारा प्राइस इंसेंटिव की तरह वर्क करता है, वहाँ पर हमारी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ज़्यादा नहीं, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ कोरिया से। और नॉर्थ कोरिया जहाँ पर हमारी सेंट्रल अथॉरिटीज़ डिसाइड करती है, जहाँ पर हमारी कमांड इकनॉमी है, उसमें हमारी कितनी ज़्यादा कम ग्रोथ हुई है। अगर हम इसे रीज़न की बात करें कि हमारी कमांड इकनॉमी में इतनी ग्रोथ क्यों नहीं होती है, तो उसको हम आगे देखते हैं कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती है अगर एक कमांड इकनॉमी, या फिर हम बात करें कि कोई सेंट्रल अथॉरिटीज़ चीज़ों को मैनेज करे खुद से, तो उसमें क्यों इतनी ग्रोथ नहीं होती है, उसके क्या क्या रीज़न्स हैं, तो उसे हम आगे देखते हैं। ओके, द सेंट्रल प्लानर। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारी जो कमांड इकनॉमीज़ हैं वो अच्छे से क्यों नहीं ऑपरेट कर पा रही हैं, वो एफिशिएंटली क्यों नहीं वर्क कर पा रही हैं, वो अपनी जीडीपी की ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रही हैं, तो सिंपली यहाँ पर उसे समझाने के लिए हमें ही एज अ सेंट्रल प्लानर जो है बोल दिया गया है कि तुम एक बार सेंट्रल प्लानर का अगर रोल प्ले करो तो देखो तुम्हें कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि हम अगर यूएस इकनॉमी को रन करते हैं, जिसमें हमारा गोल होगा कि हम वेलबींग सिटीजन्स का मैक्सिमाइज़ करें, और हम एक कमांड इकनॉमी चला रहे हैं, मतलब कि मेरे हिसाब से चीज़ें चलेंगी, कोई फ्री मार्केट नहीं है, कोई फ्री इकनॉमी नहीं है, तो सारी चीज़ें मेरे हाथ में है। तो उस केस में अब हमारे पे क्वेश्चन आता है कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमारे इतने सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, इतने सारे बिजनेसेस हैं, इतने सारे हमारे रिसोर्सेज के सप्लायर्स हैं, इतने ज़्यादा हमारे सेलर्स हैं, हम किस तरीके से उसका कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे कि सब चीज़ें स्मूथली एक साथ वर्क हो पाए।
तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैं कमांड इकनॉमी रन कर रही हूँ तो उस केस में तो मुझे ही सबको बताना पड़ेगा कि तुम्हें कितना क्या करना है। तो यहाँ पर अब हम कैसे, इतने सारे लोग हैं मार्केट में, हमारे इंडिविजुअल इतने सारे हैं, बिजनेस इतने सारे लोग कर रहे हैं, इतने सारे सेलर्स हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कितना मैन्युफैक्चर करना है चीज़ें, कितने इनपुट्स लगने चाहिए, हमारी इनफ प्रोडक्शन तो होनी चाहिए, हमारी कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ होने चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हम देख सकते हैं मार्केट में हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से हम उन सब चीज़ों को मैनेज करें। हम देख सकते हैं कि अगर हम एक कमांड इकनॉमी रन करते हैं तो हमें कितनी सारी चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता है, जो कि इम्पॉसिबल सा है क्योंकि यहाँ पे हमारी मार्केट इतनी बड़ी है। अब हम सबको एक साथ तो मैनेज कर ही नहीं सकते। दूसरी अगर हम बात करें और चीज़ों की, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो आती है हमारी कोऑर्डिनेशन में। तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम की, तो उसमें हमें पता है कि हमारी सारी ही फर्म्स या इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा लिंक है। तो उनका जो लिंकेज है वो हमें ढंग से बैठाना पड़ता है कि इंडस्ट्रीज़ टू इंडस्ट्रीज़ सारी चीज़ें अच्छे से ऑन टाइम मैनेज हो। अब इसका क्या रीज़न है, तो हमें पता है कि कुछ चीज़ें जो प्रोड्यूस करती हैं एज अ फाइनल गुड वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए इनपुट होते हैं। यहाँ पर हमें एग्जांपल भी गिवन है एक बहुत ही अच्छा, कि अगर हमारी सिलिका सैंड माइल्स इनफ सिलिका प्रोड्यूस नहीं करेगी तो उस केस में हमें पता है कि सिलिका से जो है हमारे ग्लासेस बनते हैं। तो उस केस में जो हमारी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो अपनी प्रोडक्शन गोल्स को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जब आगे से हमें इनपुट नहीं मिल रहे हैं इनफ, तो हम कैसे अपनी प्रोडक्शन के गोल्स को कंप्लीट कर पाएँ। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि इस केस में हमारी शॉर्टेज ऑफ ग्लास हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी उन सब गुड्स की जिसमें ग्लासेस यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे गुड्स दिए हुए हैं। देन अगेन हम बात करें स्पेसिफिकली विंडशील्ड्स की, कि जो हमारी कार की विंडशील्ड्स होती है वो भी ग्लास से बनती है। अब उसकी भी शॉर्टेज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर विंडशील्ड की शॉर्टेज हुई तो हम उसे आगे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे हमारी क्राइसलर प्लांट पर। तो बेसिकली यहाँ पर अब ये क्या है, तो ये हमारी कार्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पर विंडशील्ड नहीं होगी कार के लिए तो हमारी अब यहाँ पर कार बनाने में भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर हमारी क्राइसलर भी जो है अपनी प्रोडक्शन गोल्स को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। ये चेन रिएक्शन जो है ना वो चलता रहेगा चलता रहेगा। अब हम आगे भी देख सकते हैं कि अगर कार को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, इनफ कार प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पर हमारी कम कार बन रही है। अब कम कार बन रही है तो हमारी कम कार ही शिप्ड हो पा रही है। तो यहाँ पर हमारी जो शिपिंग कंपनीज़ हैं वो भी अपनी जो शिपिंग गोल्स हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पा रही। देन अगर हम बात करें यहाँ पर ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स की, तो अगर कम कार आई है तो कम कार ही यहाँ पर बिकेंगी। तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं कि इस केस में हमारी जब कार ही कम बिकेंगी तो हमारा जो कमीशन है कार डीलर्स का वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर उनकी इनकम कम हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि उनकी वेकेशंस जो हैं वो भी कम हो जाएंगी। मतलब कि ये साइकिल जो है ना वो चलती रह रही है। हम देख रहे हैं कि एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री पे कितनी डिपेंड है, सारी ही इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा आपस में लिंक्ड है। तो ये इम्पॉर्टेंट दूसरा फैक्टर है कि पहला तो ये है कि हम सबको बताएं कि तुम कितना क्या करो। दूसरा हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन में उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उनका जो इंसेंटिव है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है, उनके गोल्स पूरे नहीं होंगे तो उन्हें उतना रिटर्न भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारी कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी इंसेंटिव प्रॉब्लम भी है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो फ्रीली वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी इंसेंटिव प्रॉब्लम भी है। लेकिन जो हमारी प्लान्ड इकोनॉमिक्स होती हैं, मतलब कि जहाँ पर हमारा कमांड इकनॉमी है, तो वहाँ पर जो हमारे रिवॉर्ड्स हैं वो बेस्ड होते हैं हमारे टारगेट्स पे। अब जो हमारा टारगेट है वो किस तरीके का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल गिवन है कि अगर हम बात करें प्लांट मैनेजर्स की जो प्रोड्यूस करते हैं वुड बोर्ड्स को, तो उस केस में अगर उनका टारगेट होता है कि उनको वेट का बनाना है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े बल्कि बोर्ड्स बनाने लगेंगे। तो उस केस में देख सकते हैं कि वो उन्होंने मैक्सिमाइज तो कर लिया वेट रिवॉर्ड के लिए, बट
उन्होंने नहीं देखा कि शिपिंग की कॉस्ट भी तो इसमें ज़्यादा लगेगी, या फिर हमारा जो कंज्यूमर है जिसको हम बेचेंगे वो क्या चाहता है, वो किस तरीके के बोर्ड्स चाहता है, उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं देखी। उन्होंने बस अपना टारगेट मैक्सिमाइज़ करा। सिमिलरली अगर उनका टारगेट होता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस केस में वो छोटे पतले दुबले बोर्ड्स बना देंगे। उस केस में हम देख सकते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो हमारा कंज्यूमर है उसको क्या चाहिए, वो तो नहीं देखेंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि उस केस में उनका जो टारगेट है वो क्वांटिटी है। तो ऐसी सारी स्टोरीज होती है हमारी प्लान्ड इकोनॉमीज़ में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम बात करें मेन डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में, तो वो सेंट्रल प्लानर की ये है कि वो नहीं देख पाती, फुल्ली समझ नहीं पाती कि हमारे कंज्यूमर की डिज़ायर क्या है, वो क्या चाहती है। दूसरी, वो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को नहीं देख पाती हमारे हर सेक्टर की जो इकनॉमी में है। तीसरा, वो हमारे इंसेंटिव्स को भी नहीं देख पाती है। तो अगर हमारी कमांड इकनॉमी होती है तो ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल है कि हम हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाएँ, क्योंकि हमारी इकनॉमी इतनी बड़ी है। तो इनविजिबल हैंड के अलावा ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इनविजिबल हैंड में क्या है कि सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, बट वो फिर भी हमारी पूरी सोसाइटी का अच्छे से वेलफेयर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहे हैं। किसी को कुछ बताना नहीं पड़ रहा, उनको प्राइस इंसेंटिव भी मिल रहा है और सोसाइटी का भी भला हो रहा है। बट इस केस में यहाँ पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, इसीलिए ना तो हमारी इतनी ग्रोथ हो पाती है एज़ कम्पेयर टू हमारी फ्री मार्केट्स। नाउ अब अगर हम बात करें इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, तो वो उसे हम आगे देखते हैं। 7.5 इक्विटी एंड एफिशिएंसी। तो अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी हमारी बात करती है कि हमारा जो सोशल सरप्लस है या फिर जो हमारा इकोनॉमिक पाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी है। अगर हम बात करें इक्विटी की, तो वो ये बोलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो हमारा इक्वल होना चाहिए। जो हमारा इकोनॉमिक पाई है वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो हमने देखा कि उसमें हम अपने सोशल सरप्लस को मैक्सिमम करते थे, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से वहाँ पर एलोकेट करते थे। यहाँ पर हमारा गिवन भी है कि उसमें हम अपने सोशल सरप्लस को मैक्सिमम करते थे और हमारी इकोनॉमी एफिशिएंटली वर्क करती थी, क्योंकि उस केस में हमारी रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होते थे, कुछ भी वेस्ट नहीं होता था। हमारी पूरी मार्केट ओन इंटरेस्ट के लिए काम करती थी और हमारी पूरी सोसाइटी का भी जो इंटरेस्ट है वो उससे फुलफ़िल हो जाता था। लेकिन हमारी जो इक्विटी है वो इस चीज़ को एक डिफरेंट वे में देखती है। यहाँ पर हमें गिवन भी है कि अगर हमें अपनी इकनॉमी का प्रोसेस देखना है कि हमारी इकनॉमी कितना ज़्यादा प्रोसेस कर रही है, तो उस केस में हम अपने सोशल सरप्लस को मैक्सिमम करने के अलावा किसी और सेंस में भी इसे देख सकते हैं। तो दूसरा वे क्या है कि हमारा इकोनॉमिक पाई किस तरीके से एलोकेट हो रहा है। जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की बताया था कि जहाँ पर हमारा लिखा था कि रीएलोकेशन ऑफ सरप्लस। तो अब यहाँ पर वही बात हो रही है कि हमारा किस तरीके से इकोनॉमी पाए या फिर किस तरीके से हमारा जो पाई है वो एलोकेट हो। हमारी एफिशिएंसी में हम देख रहे थे कि हमारा जो पाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो एलोकेट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है कि यहाँ पर हमारे जितने भी लोग होते हैं उनको प्रॉपर एक्सेस ऑफ फूड तो मिलना ही चाहिए, उनको प्रॉपर हाउसिंग तो मिलनी चाहिए, रहने के लिए एक घर तो मिलना चाहिए, एक छत तो मिलनी चाहिए, प्लस उनको बेसिक हेल्थ केयर तो मिलनी चाहिए ही। यहाँ पर जो हमारे सोशल प्लानर है वो हमारी इक्विटी के बारे में भी सोचते हैं। इक्विटी हमारी क्या है, इक्विटी में हम देखते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी पाई है वो किस तरीके से एलोकेट हो रहा है। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो उसमें हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अक्रॉस सोसाइटी। यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि सबको बेसिक चीज़ें तो मिलनी चाहिए, बेसिक फूड मिलना चाहिए, रहने के लिए एक छत मिलनी चाहिए और बेसिक हेल्थ केयर तो सबको प्रोवाइड होना ही चाहिए। इक्विटी बात करती है डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे काफ़ी ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि रोड साइड की उनके पास घर तक नहीं होता है। हम देखते हैं कि कितने सारे हमारे बेरोज़गार वर्कर्स हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अगर हम रोड पर जाते हैं तो हम देखते हैं कितने सारे हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो भूखे होते हैं, उनके पास इतनी इनकम ही नहीं होती है कि वो अपनी
छोटी मोटी मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं लाइफ की उनको अफोर्ड कर पाएँ। अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी में जहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा था, जहाँ पर हमारा सोशल सरप्लस मैक्सिमम था, तो उसमें हम क्या देख रहे थे, कौन से बायर जो हैं वो मार्केट में चीज़ों को खरीद रहे हैं जिनकी विलिंगनेस टू पे सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर इनकी इनकम ही नहीं है तो इनकी विलिंगनेस टू पे तो ऑब्वियसली कम ही होगी। वो कैसे अपनी इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें मार्केट प्राइस की, तो उनकी इनकम ही नहीं है तो वो किस तरीके से बेसिक चीज़ों को मार्केट के प्राइस पर ख़रीद सकते हैं। उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ को ख़रीद नहीं सकते मार्केट प्राइस पर। तो यहाँ पर हमें यही गिवन है कि जस्ट बिकॉज अगर हमारी कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम पर है और वो मैक्सिमाइज़ कर रही है सोशल सरप्लस, तो उसका बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं है कि वो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है वो मॉरली सेटिस्फाइड है या फिर नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर हमारे लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर अगेन अगर हम बात करें इक्विटी और एफिशिएंसी की, तो हमारे जो काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी मेकर और जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो इन चीज़ों पर डिबेट करते ही हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो आता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कि हमें क्या करना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए इसकी जगह। हमारा जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है वो हमारी इकोनॉमिक की फेयरनेस की बात करता है। अब अगर हम बात करें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम की, जो हमने 7.1 में देखा, जहाँ पर हमने परीटो एफिशिएंसी की बात करी थी कि कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम पर जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारा परीटो एफिशिएंसी होता है। दैट मीन्स कि अगर हम किसी को बेटर ऑफ करने जाएंगे तो हमें किसी और को वर्स ऑफ करना पड़ेगा। अगर हम एक को बेटर ऑफ कर रहे हैं तो बिना किसी को हर्ट किए हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें गिवन भी है कि अगर हम स्टार्विंग चिल्ड्रन को बेटर ऑफ करते हैं तो उस केस में हमें किसी और को वर्स ऑफ करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वेलबींग ऑफ द स्टार्विंग चाइल्ड, हमें किसी और लोगों की जेब से पैसे निकालने पड़ेंगे, तभी तो हम उन्हें प्रोवाइड कर पाएंगे चीज़ें। ये सारी चीज़ें हम आगे भी देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो तब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पाई का, तो वो हम चीज़ें सारी आगे देखेंगे। बट यहाँ पर हमारा एक छोटा सा टॉपिक गिवन था, तो हमने बता दिया कि हमारी इक्विटी का क्या मतलब है और हमारी एफिशिएंसी और इक्विटी क्या होती है। नाउ अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली ओवर होता है। बस इसमें अब हमारी एक एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक गिवन है, तो उसे भी हम आगे देख लेते हैं। तो इस बार जो हमारी एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन है वो वही सेम है जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आए हैं कि हमारे सेल्फ इंटरेस्टेड लोगों की वजह से हमारी ओवरऑल सोसाइटी का किस तरीके से वेलबिंग होता है। तो इकोनॉमिक बेस्ड में हम सेम चीज़ को प्रूव करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं वर्किंग ऑफ इनविजिबल हैंड की, क्योंकि हमने यही देखा कि इनविजिबल हैंड की वजह से ये होता है, तो अब इस सेम चीज़ को जो हमने थ्योरी में पढ़ी है इसको रियलिटी में चेक करने के लिए हम देख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ऑब्वियसली हमारी क्योंकि जो मार्केट है हम देख सकते हैं कि हमारा जो सेंट्रल प्लानर था प्लान्ड इकोनॉमिक में वो खुद ही सारी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था। तो हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी मार्केट की सप्लाई क्या होगी, डिमांड क्या होगी। ऑब्वियसली हम इस चीज़ों को यहाँ पर कलेक्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो इस केस में हम इस चीज़ को टेस्ट तो नहीं कर सकते कि हमारी जो मार्केट की डिमांड है या फिर मार्केट की सप्लाई है वो हमारे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो उस पर आते हैं वो हमारी इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ के क्लोज हैं कि नहीं है, या फिर कितना आसपास है। बट यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू सेम चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सपेरिमेंट गिवन है वो हमें एज अ ट्रेडर रोल प्ले करने के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पर हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग को देखेंगे। ये हमारा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, मैं इसको जल्दी से बता देती हूँ कि इसमें हम किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि अगर हम अपनी इकोनॉमिक्स क्लास में एंटर करते हैं तो उस केस में जिस डेस्क पर हम बैठते हैं तो उस पर हमें एक नोट कार्ड गिवन है। तो मतलब लाइक सारे स्टूडेंट जाएंगे क्लास में और उसमें उनके डेस्क पर एक नोट कार्ड गिवन होगा जिसके ऊपर दो चीज़ें लिखी होंगी। अब उन दो चीज़ों में क्या चीज़ें हैं, पहला तो ये बताएगा कि तुम बायर हो
या फिर तुम सेलर हो। दूसरी चीज़ क्या लिखी होगी, अगर तुम बायर हो तो तुम्हारी रिजर्वेशन वैल्यू क्या है, अगर तुम सेलर हो तो तुम्हारी यहाँ पर रिजर्वेशन वैल्यू क्या है। हमें पता है कि हमारी जो बायर की रिजर्वेशन वैल्यू है वो क्या शो करती है, हमारी विलिंगनेस टू पे को, कि हम हाईएस्ट प्राइस कितना पे करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें सेलर का कार्ड मिलता है और उस पर हमारी रिजर्वेशन वैल्यू होती है तो वो हमारी शो करती है कि मैं कितना मिनिमम अमाउंट होगा जो मैं एक्सेप्ट करूँगी। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। देन उसके बाद हमें क्या गिवन है कि अगर हम बायर हैं तो हम एक यूनिट को बाय करेंगे पर पीरियड, फिर अगर हम एक सेलर हैं तो हम एक यूनिट को बेचेंगे पर पीरियड, और हमारे टोटल एक्सपेरिमेंट में 5 पीरियड होंगे। यहाँ पर दोनों ही बायर और सेलर का जो अर्निंग होगी, जो उनका प्रॉफिट होगा, वो उनका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस होगा। मतलब कि अगर हम बात करें बायर की तो जो भी ट्रेडिंग प्राइस होगा तो वो हमें गिवन होगा, लाइक कि ये हमारा ट्रेडिंग प्राइस है। ट्रेडिंग प्राइस मतलब हमारी मार्केट का प्राइस हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो अगर बायर की बात करें तो बायर की क्या अर्निंग होगी, हमारी विलिंगनेस टू पे, या फिर हम बोल सकते हैं हमारी रिजर्वेशन वैल्यू माइनस में हमारा ट्रेडिंग प्राइस। अगर हम सेलर की बात करें तो वो होगा इसका उल्टा, कि हमारा ट्रेडिंग प्राइस माइनस में हमारी रिजर्वेशन वैल्यू। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट की तो हमारा एक जो पीरियड होगा वो 10 मिनट का होगा। फिर उसके बाद उस मार्केट पीरियड के अंदर हमारा जो बायर है वो हाथ खड़ा करेगा और अपना पब्लिक ऑफर देगा। लाइक जैसे कि मैं बायर हूँ और मेरी विलिंगनेस टू पे मैंने अपने कार्ड में देखी है कि वो यहाँ पर 100 है। अब उस 100 में से मैं एक ऑफ़र दूंगी कि मैक्सिमम तो चलो मैं 100 में ख़रीदूँगी, लेकिन मैं पब्लिक ऑफ़र अपने प्लान के हिसाब से दे सकती हूँ। हो सकता है कि मैं बोल दूँ कि 80 या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब अपने प्लान के अकॉर्डिंग कि जिस तरीके से मुझे फ़ायदा हो जाए। सिमिलरली सेलर भी सेम करेगा, और जो भी हम चीज़ें बोलेंगे, लाइक मैं अपनी वैल्यू को बोलूँगी, वो सारी एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारे बोर्ड्स पे लिखी जाएगी। जो सेलर ने बोला है वो भी, जो हमारे बायर ने बोला है वो भी। अब जो हमारा बायर बोलेगा उसको हम बोलेंगे बिड प्राइस, और जो हमारा सेलर बोलेगा उसे हम बोलेंगे आस्क प्राइस। अब अगर हमारा सेलर आस्क प्राइस बोल रहा है, दैट मीन्स कि सेलर इस चीज़ पर बेचने के लिए बिडिंग कर रहा है, तो उस केस में हम सिंपली देख सकते हैं कि बायर तो कम प्राइस में ही खरीदना चाहेगा, तो बायर सेलर से लोएस्ट आस्क प्राइस पर खरीदना चाहेगा। सिमिलरली जो हमारा सेलर है वो हाईएस्ट बिड प्राइस पर खरीदना चाहेगा, क्योंकि वो तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग प्राइस रिसीव करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बोर्ड्स पे लिखी जाएंगी। जब हमारा एक पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उन्हें इरेज कर देंगे, देन दोबारा से बिडिंग होगी, सब अपनी वैल्यूज़ को बोलेंगे, और इस तरीके से हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो रन होगा। अब हम आगे देखते हैं इसकी वर्किंग को। ओके, तो यहाँ पर हमारी बेल बजी और हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा एक बायर है उसने अपना बिड प्राइस बोला $10। देन उसके बाद बाकी लोगों ने भी प्राइस बोला अपना अपना, और थोड़ा बढ़ाते चले गए। देन एक पॉइंट बाद हमने बोल दिया $20। अब जैसे ही मैंने $20 बोला तो उस केस में हमारा जो सेलर है उसने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। अब $20 जब मैंने बोला तो उस केस में जो मेरी रिजर्वेशन प्राइस थी, क्योंकि मैं बायर हूँ, तो उस केस में जो मेरी रिजर्वेशन प्राइस थी वो $25 थी। बट मैंने एक्चुअल में कितने में ख़रीदा, 20 में, जिस पे मेरे सेलर ने एक्सेप्ट कर लिया। तो उस केस में मुझे कितना फ़ायदा हुआ, $5 का। तो इस केस में मुझे $5 का फ़ायदा हुआ और ये पीरियड यहाँ पर ओवर हो गया। इसी तरीके से हमारे बाकी सारे पीरियड्स भी चले। ये जो हमारा पूरा प्रोसीजर है, हमारे बिड प्राइस का भी और आस्क प्राइस का भी, दोनों ही ऑरली एक साथ कंटिन्यूसली एक साथ रन किए जा रहे हैं। इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं डबल ऑरल ऑक्शन। और जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम स्टडी करा था वो थे हमारे वर्नन स्मिथ। इन्होंने और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे सेम इसी तरीके के, जहाँ पर हमारी बिडिंग और हमारा आस्क प्राइस दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ वर्क करते हैं ऑरली। उन्होंने हर मार्केट में जो एक कॉमन चीज़ नोटिस करी वो ये था कि हमारी हर मार्केट अप्रोच कर रही थी हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी को विद ग्रेट एक्यूरेसी। अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो यहाँ पर हमें एक डेटा भी गिवन है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले अगर हम पीरियड की बात करें तो हर पीरियड में थोड़ा हमारे प्राइस में फ्लक्चुएशन आई, बट एट द एंड अगर हम देखें तो जो हमारा प्राइस है वो 2K अप्रॉक्सीमेटली ही था। काफ़ी ज़्यादा हमारा
2 के ही नियर था। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो भी मार्केट की इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम सिंपली देख सकते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी क्या है, और हमारी एक्यूरेसी भी देख सकते हैं कि ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी था मार्केट का, और यहाँ पर हमारी कितनी ग्रेट एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर भी जो हमारा प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के एग्जैक्टली इक्वल है। हमारा जो यहाँ पर मार्केट का प्राइस है और जो हमारी वैल्यूज़ में 2 प्राइस आया है, ये दोनों ही, ये जो हमारा प्राइस आया है ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज है हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस से। अब यहाँ पर हमारी जो डबल ऑक्शन ऑर्डर रिजल्ट है वो हमने देख लिया कि कितने अच्छी तरीके से वर्क करता है। हमारा इनविजिबल हैंड यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से वर्क करता है, हमारी थ्योरी में कितनी ज़्यादा पावर है। बट यहाँ पर हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। अगर हम बात करें इन रियल लाइफ, तो यहाँ पर इन रियल लाइफ हम ऐसे थ्रू ऑक्शन तो थ्रू बिडिंग तो प्राइस को डिसाइड नहीं करते कि मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं तो इतना ही चार्ज करूँगी और आगे वाला बोलता है कि नहीं मैं तो इतना ही लूँगा। ऐसा कुछ इन रियल लाइफ नहीं होता। इन रियल लाइफ तो जो भी हमारे अगर हम लाइक कुछ भी लेते हैं तो उस पर हमारा ऑलरेडी प्राइस टैग होता है, उसी प्राइस पर हम खरीदते बेचते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है वो इन रियलिटी तो वर्क लाइक नहीं करता है। हमारे इन रियलिटी हम इस तरीके से नहीं खरीदते हैं, उसमें तो हम अपनी प्राइस टैग के बिहाव पर ही चीज़ों को खरीदते हैं। तो उसका यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट गिवन है आगे। तो यहाँ पर हमें गिवन है बाइलेटरल नेगोशिएशन। तो इसमें बेसिकली क्या है कि पहले तो क्या हो रहा था कि बायर्स और सेलर्स अपने अपने हिसाब से दोनों बोलियां लगा रहे थे, बट इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें हमें बोला गया है कि अगर बायर और सेलर्स को सिंगली प्राइवेटली नेगोशिएट करने के लिए बोले, लाइक वो प्राइवेटली 1-on-1, कोई और बीच में बोली नहीं लगा रहा है, वो प्राइवेटली डिसाइड करें अपने गुड को ख़रीदना है या फिर बेचना है, तो उस केस में हमारा कैसा रिजल्ट आएगा जब हम प्राइवेटली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्राइस के लिए। या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं जैसे इन रियल लाइफ जब हम कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस केस में हम प्राइवेटली नेगोशिएट करवा लेते हैं प्राइस को, जैसे कि हम बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो उस केस में हमारा जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके से आएगा, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो हमारे पीरियड गिवन है उसमें हमारा जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा इन दोनों प्राइजेस के आसपास है। यहाँ पर जो हमें ये एक्सपेरिमेंट गिवन है ये हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट गिवन है, और इसमें भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो भी हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं प्राइस की, ये अगेन हमारे सप्लाई और डिमांड के इंटरसेक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है उसी प्राइस के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ हमारी सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। हम देख सकते हैं कि दोनों ही एक्सपेरिमेंट से हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो थ्योरी है वो राइट प्रूफ होती है। दूसरी चीज़ अगर हम नोटिस करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो इनविजिबल हैंड है वो छोटे स्केल पर भी और वो बड़े स्केल पर भी दोनों में अपनी थ्योरी को अच्छे से प्रूफ करता है। हम देख सकते हैं कि हमारा जो इनविजिबल हैंड है वो कितना ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और कितना ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है। यहाँ पर हमारा इन समरी भी चीज़ें गिवन है। यहाँ पर हमें गिवन भी है कि हमने जो भी चैप्टर की स्टार्टिंग में चीज़ें पढ़ी थी कि किस तरीके से हमारे सेल्फ इंटरेस्टेड पीपल हमारी सोसाइटी के ओवरऑल वेलबींग को मैक्सिमाइज़ करेंगे, वो चीज़ हमारी बिल्कुल ही सही थी। यहाँ पर इन दोनों एक्सपेरिमेंट से वो चीज़ कंफर्म हो जाती है कि हमारी जो थ्योरी हमने पढ़ी वो बिल्कुल सही थी इनविजिबल हैंड की। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली कवर होता है। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।